हाँ जी। तो अभी तक हम देख चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में कि पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो मैटर किस किस कणों कैसे कैसे मिलकर बना होता है। तो हमने देखा कि वो कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमने देखा कि उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो ठोस द्रव गैस के बारे में आप पहले से जानकारी रखते थे। उसके बाद दो और चीजें इस बार जुड़ गई, प्लाज्मा और बीईसी। हालांकि उनका ज्यादा कुछ प्लाज्मा का तो फिर भी डेली लाइफ में यूज है कि ट्यूबलाइट वगैरह में हम यूज कर रहे हैं, लेकिन बीईसी का तो जो है वो हम यूज कर नहीं रहे हैं, इसलिए ज्यादा उसको पढ़ाया भी नहीं गया उस चैप्टर में। उन अवस्थाओं के आपने गुणों के बारे में चर्चा कर ली कि उनके गुण कौन कौन से होते हैं, संपीड़ितता का गुण क्या होता है, विसरण क्या होता है, फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीजें आपने देखी उसमें, है ना। अब जो अगला चैप्टर आ रहा है, अगला चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसके लिए जो है मैं स्क्रीन पर ले जाऊंगा आपको। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं क्या नहीं, शुद्धता को बोलते हैं प्योरिटी से दर्शाते हैं कि प्योर है कि नहीं। आप लोगों ने नॉर्मली ये बात तो बहुत बार सुनी होगी कि शुद्ध नमक लिखा रहता है पैकेट पे, शुद्ध दूध लिखा रहता है, शुद्ध घी लिखा रहता है। बहुत बार देखा होगा आपने, घरों में भी देखा होगा, आप देखते हो कि एडवर्टाइज भी आती है टाटा शुद्ध नमक, शुद्ध नमक बोलते हैं ना। फिर उसके बाद जो है वो शुद्ध दूध लिखा आता है, शुद्ध घी, पतंजलि का घी, वो बाबा रामदेव की एडवर्टाइज आती है, बोले शुद्ध घी पतंजलि का, प्योर शुद्ध घी, घी पर लिखा भी रहता है प्योरिटी की निशानी, 100% प्योर ऐसा करके, है ना। तो नॉर्मल चीजें इसी के बारे में बात आने वाली है कि क्या ये सही सही में हमारे लिए शुद्ध होती हैं, क्या ये चीजें हमारे लिए शुद्ध होती हैं। तो चैप्टर में यही आने वाला है कि ये सारी चीजें हमारे लिए शुद्ध नहीं होती। हमारे लिए मतलब किसके लिए, एज अ साइंस स्टूडेंट हम जब विज्ञान पढ़ रहे होते हैं तो हमारे लिए ये चीजें जो है वो शुद्ध नहीं होती। हमारे लिए क्या शुद्ध होते हैं वो इस चैप्टर में हम जानेंगे, है ना। तो ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं मिश्रण क्या है। मिश्रण बोले तो मिक्सचर, मिक्सचर नाम सुना है ना अपन, वो वाला मिक्सचर नहीं रहे जो ठेले वाला आता है, आप मिक्सचर बनाने को बोलते हो। हालांकि आप उससे भी सीख सकते हो कुछ ना कुछ। जब आप वो मिक्सचर ठेले वाला आता है और उससे मिक्सचर बनाने के लिए बोलते हो, तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलाते जाता है ना, वो मटर भी मिलाता है, दाल चूड़ा भी मिलाता है, सेव भी मिलाता है, प्याज भी मिलाता है, नींबू भी मिलाता है, तो वो भी मिक्सचर है। ऐसे ही यहाँ पर भी चीजें भी मिक्सचर होती हैं। कैसे, चीजें भी बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, है ना। तो पहला टॉपिक आने वाला है मिश्रण क्या है, और इसमें सीखेंगे हम मिश्रण कितने प्रकार का होता है ना। मिश्रण क्या है और मिश्रण कितने प्रकार का होता है। हमारे आसपास लगभग 80 से 90% जितनी भी चीजें होती हैं वो मिश्रण के रूप में होती हैं, वो प्योर नहीं होती हैं, वो शुद्ध नहीं होती हैं, वो मिक्सचर के रूप में होती है, मिश्रण के रूप में होती है ना। तो वही हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में कि मिश्रण है क्या और ये कितने प्रकार का होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, आज देखेंगे अगला टॉपिक अपन अभी, है ना, मिश्रण क्या है। उसके बाद देखेंगे बाद में कि विलयन क्या है। विलयन क्या होता है, विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन नाम से सामने क्या आता है, सॉल्यूशन नाम से सामने आता है कि पानी में कोई चीज मिला दो तो सॉल्यूशन बन जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम पानी में कॉपर सल्फेट मिला देंगे तो वो कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट मिला देंगे, मैं कौन से केमिकल के नाम ले रहा हूँ, इन केमिकल के बारे में जस्ट अगली स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले 9 क्लास में जब आप सामने होते हो क्लास में, तो मैं सबसे पहले जो है वो 2 केमिकल का परिचय करवाता हूँ इस चैप्टर में, वो कौन कौन से अगली स्लाइड में आने वाला है। अब हम जो है वो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल तो कर नहीं सकते, इसलिए जो है हम क्या करेंगे, कम से कम जो है वो देख तो सकते हैं वो कैसे दिखते हैं केमिकल, है ना। तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे, बिल्कुल करूंगा, है ना। तो विलयन किसे कहते हैं ये देखने वाले हैं हम। तो विलयन के बारे में चर्चा भी करेंगे कि विलयन के गुण कौन कौन से होते हैं, देखते हैं अगर आज टाइम मिल गया तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि विलयन के गुण कौन कौन से होते हैं। इसके लिए एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि मिश्रण है क्या है के बाद ही परफॉर्म किया जाता है, वो परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, ये बड़ा बहुत अच्छा टॉपिक है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, पृथक्करण ऐसा लिखा जाता है ना, नीचे ऐसा आता है, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण।
ऐसे लिखते हैं। ये इम्पोर्टेंट और बहुत मजेदार टॉपिक है। आप खुद सोचो, इसमें जो है वो जैसे मान लीजिए कभी हम पानी में तेल मिला दें, तो तेल जो है वो हल्का रहता है तो ऊपर रह जाएगा, पानी अलग रहेगा। तेल घुलता है क्या पानी में? नहीं घुल सकता ना, है ना। लेकिन वो मिश्रण तो रहेगा, तेल और पानी का मिश्रण कहलाएगा वो। भले ही घुला नहीं है लेकिन मिश्रण तो होगा, है ना। अगर वो मिश्रण है तो क्या हम किसी तरह से उसके जो घटक हैं, जो मिक्सचर हमको मिल रहा है पानी और तेल, क्या हम पानी पानी को अलग कर सकते हैं? क्या तेल तेल को अलग कर सकते हैं? ये इस वाले टॉपिक में भी मिलेगा। मतलब मिश्रण जिन जिन घटकों से मिलकर बना हुआ है उनको अलग कैसे किया जा सकता है। चलो एक टिपिकल बात लेते हैं। टिपिकल बात क्या लेते हैं? आपने नेल पॉलिश रिमूवर देखा है? नेल पॉलिश रिमूवर देखा है ना सभी ने, जिससे नेल पेंट साफ करते हैं अपना। तो नेल पॉलिश रिमूवर, और अगर हम पानी का मिक्सचर बना दें, नेल पॉलिश रिमूवर को पानी में मिला दें, आप घर पे भी करके देख सकते हो, दोनों का सेम कलर होता है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा कौन क्या है अगर पानी में मिला दिया आपने एसीटोन को। इस इस वाले जो ये वाला जो टॉपिक आएगा, इसमें आप देखोगे कि हम उस एसीटोन और पानी को पृथक कैसे कर सकते हैं। इसी इसी वाले टॉपिक में ये भी आएगा, यदि हम अल्कोहल ले लें, अल्कोहल और पानी का मिक्सचर ले लें, उसको कैसे पृथक किया जा सकता है, ये बता सकते हो आप, है ना। इसके बाद एक एक सब्जेक्ट आएगा, इसमें एक टॉपिक आएगा, सब टॉपिक आएगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या बता देता है? क्रोमेटोग्राफी बता देता है जो हम मार्कर यूज करते हैं, जो मार्कर यूज करते हैं, क्या उसमें उस वही रंग का केवल वही रंग होता है जिस रंग का वो मार्कर होता है? उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने काला काला मार्कर ले लिया, काला मार्कर ले लिया, तो क्या उसके अंदर जो कलर भरा हुआ है, मार्कर के अंदर जो इंक भरी हुई है, वो केवल काली इंक भरी हुई है? क्रोमेटोग्राफी से पता चलेगा कि नहीं, वो इंक जो है वो केवल काली नहीं होती, और भी कलर से मिलकर बनी होती है। सेम केस लाल, ऑरेंज, अलग अलग कलर के विषय में भी बोला जाता है कि वो जो बने होते हैं वो अलग अलग बहुत सारे कलर से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसका अध्ययन हम जो है वो क्रोमेटोग्राफी में कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद इसमें आएगा हम समुद्र से जल किस विधि से निकाल सकते हैं। समुद्र के जल से नमक किस विधि से निकाल सकते हैं? आप सभी को मालूम है समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है ना। तो इसमें क्या हम सीखेंगे, इसमें इसी टॉपिक में इसमें मिश्रण के घटकों के पृथक्करण में कि समुद्र के जल से नमक किस प्रकार, किस विधि से पृथक किया जा सकता है। और तो और इसमें यह भी बताया जाएगा, हमारे आसपास आपको मालूम है वायुमंडल है। वायुमंडल है मतलब वायु हमारे आसपास मौजूद, और वायु में 75% अप्रोक्सीमेटली, लगभग लगभग 75% नाइट्रोजन गैस है, और 20% जो है वो क्या है, वो ऑक्सीजन गैस है ना। तो ये रेशियो है 75-20 और बाकी गैसेस का। तो ये जो है ये गैसेस जो है हमारे पास हमेशा मौजूद रहती हैं। नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारे आसपास अभी भी मौजूद है, दिख नहीं रही है लेकिन मौजूद है। लेकिन इस वाले टॉपिक में हम समझ सकते हैं कि हम वायु से इन गैसेस को कैसे पृथक कर सकते हैं, नाइट्रोजन कैसे निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से मैंने पकड़ा और ऑक्सीजन खींच ली, फिर उसके बाद यहाँ से उठाया तो यहाँ से नाइट्रोजन खींच लिया, ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना। इस वाले पॉइंट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे वायु में से गैसेस को पृथक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल और बहुत अच्छे से समझ आने वाला टॉपिक है, वो देखेंगे हम। इसके बाद जो है वो एक यहीं पर विलयन के गुणों में देखेंगे हम टिंडल प्रभाव। यहाँ पर एक तस्वीर दिख रही है आपको, ये जंगल की तस्वीर है किसी, है ना। जंगल का वितान बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना। जंगल का वितान किसको बोलते हैं? जब आप जंगल में होते हो तो आपको ऐसी रेस आती हुई दिख जाती है। छोड़िए, अगर आप घर में होते हैं तो भी आपको, जब घर में आपको रुके हुए होते हैं और सब सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है, और यदि घर का गेट बंद है तो आप अगर आपका घर छत पर जो है वो चादर डली हुई है, चादर में हल्का सा भी गेट गड्ढा होता है, तो आप देखोगे एक प्रकाश किरण ऐसी आती हुई दिखाई दे रही होती है ना। ये देखा होगा कई बार आपने, खिड़कियों में भी देखा होगा, दरवाजों में भी देखा होगा, और जो घर में चादर होती है छत पर डली हुई रहती हैं उस पे भी देखा होगा आपने, ऐसे प्रकाश किरणें आती रहती हैं। ये सारी चीजें होती हैं टिंडल प्रभाव के कारण से। टिंडल प्रभाव जो है वो इस चैप्टर में आपको हल्का सा समझने को मिलेगा कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। ये प्रकाश किरणें आती हुई दिख रही है ना, ये टिंडल प्रभाव के कारण से होता है। मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो वो इस चैप्टर में आएगा टिंडल प्रभाव के बारे में, है ना। पृथक्करण के बाद में आएगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ये फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? तो भौतिक परिवर्तन जो दिखाई दे जाते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, और रासायनिक परिवर्तन जो दिखाई नहीं देते लेकिन पीछे चलती रहती है प्रोसेस, वो कैसे परिवर्तन कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं।
भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? जैसे देखो सब्जी का आकार, जब सब्जी काट रहे हो आप यदि, तो सब्जी का आकार जैसे मान लीजिए लौकी काट रहे हो, तो लौकी का आकार जो है वो लंबा रहेगा, और उसके बाद अगर चाकू से आप काट दोगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, है ना? तो उसके आकार में परिवर्तन कर दिया गया, मतलब ऐसी ऐसी क्वांटिटी जिसके आकार, भार, रंग, रूप आदि में परिवर्तन होते हैं, वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। मतलब ऐसे परिवर्तन जो दिखाई दे जाते हैं। रंग परिवर्तन होगा तो दिखाई देगा आपको, बिल्कुल दिखाई देगा। आकार परिवर्तन होगा, छोटा या बड़ा होगा, वो भी दिखाई देने वाला है। उसके बाद उसका भार, वजन, वजन या कम ज्यादा होता है तो वो भी दिखाई देने वाला है। तो ऐसे परिवर्तन जो दिखाई दे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और ऐसे परिवर्तन जो दिखाई नहीं देते, अंदर ही अंदर चलते रहते हैं, जैसे दूध से दही बनना। दूध को हम अगर जमा दें तो धीरे धीरे जो है वो दही बन जाता है, लेकिन हमको दिखाई देगा क्या? वो नहीं देगा, धीरे धीरे वो सेटल होते जाएगा और बाद में दही बन जाएगा। ऐसे परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, है ना? जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, तो वो जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। उसका अगर लोहे पर अगर जंग लगती है तो हमको दिखाई नहीं देती वो। और आखिरी टॉपिक आएगा शुद्ध पदार्थों के प्रकार, मतलब हमारे लिए कौन कौन से पदार्थ शुद्ध होते हैं। तो इसमें दो चीजें आएंगी, हमारे लिए दो चीजें शुद्ध होती हैं, तत्व और यौगिक। कौन कौन? तत्व और यौगिक, है ना? तो तत्व और यौगिक के बारे में जो है वो ये चैप्टर आपको सिखा देगा, जिससे अपन जो है वो आगे बढ़ते आएंगे धीरे धीरे, है ना? तत्व और यौगिक के बारे में आखिरी में इस चैप्टर में पता चलेगा, जिसके कारण से थर्ड चैप्टर जो है वो फिर से वापस यहीं से उठेगा। आप एक बात देखिए, ये जो हमारी साइंस की बुक है वो एक बहुत अच्छे लॉजिकली तरीके से बनाई गई है। पहले चैप्टर में आपने देखा कि पदार्थ किसको बोलते हैं, है ना? पहले चैप्टर में आपने देखा पदार्थ किसको बोलते हैं, और उसको जो है आपने खत्म काय पे किया था? आपने खत्म किया था वाष्पीकरण पे, कि वाष्पीकरण क्या होता है। उसके बाद पहले चैप्टर में जब आपने देख लिया पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी अवस्थाएं क्या होती हैं, तो दूसरा चैप्टर आ गया कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, शुद्धता के बारे में चर्चा हो गई, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, शुद्धता के बारे में चर्चा कर दी। तीसरे पदार्थ में जब हम दूसरे चैप्टर के आखिरी में पहुंचेंगे तो तत्व और यौगिक को जान चुके होंगे, है ना? फिर उसके बाद जो है वो तीसरे चैप्टर में आएगा कि तत्व बनते कैसे हैं, तत्व आए कहाँ से, किसने खोज करी तत्वों की, कैसे कैसे तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी पर, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, कौन कौन से प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ये सारी चर्चा जो है वो तीसरे चैप्टर में होगी। और चौथे चैप्टर में जो है वो फिर उसके बाद और अंदर घुस जाएंगे हम, और पता करेंगे कि तत्व जो है वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, तत्व जो है वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जाएगी। पूरा सीक्वेंस चलता रहेगा, पूरा सीक्वेंस जो है वो एक के बाद एक। ये मैं क्या लिख रहा हूँ आपको अगले चैप्टर में समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में लिख रहा हूँ, वो चीज जो है वो 4 चैप्टर में आ जाएगी। पूरा सीक्वेंस बना हुआ है, एक के बाद एक जो है वो चैप्टर जो है वो एक काम के हैं। ये सारे चैप्टर जो है वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स में आते हैं केवल। साइंस में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। चौथा पोर्शन आजकल पर्यावरण का और जोड़ दिया गया है, लेकिन मेन पोर्शन जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही होते हैं, है ना? तो 3 पोर्शन, आपके 3 पोर्शन में से एक पोर्शन जो है वो फिजिक्स का है, जो कि अभी अपन स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं। उसके बाद बायो आएगा, और केमिस्ट्री 9th क्लास में ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। केमिस्ट्री 9th क्लास में आती नहीं है, केमिस्ट्री शुरू होती है 10th क्लास से। तो उसके बारे में आप बिल्कुल फिक्र ना करें, लगातार अपन चीजें सीखते रहेंगे, रटना नहीं है, अपन को समझना है चीजें। तो चैप्टर जो है बस इतने पॉइंट है इसमें, और आसानी से आपको समझ में आएगा। पहला क्या, मिश्रण क्या है, मिक्सचर क्या होते हैं, इसमें देखेंगे मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो उसका विलयन क्या है, विलयन के कौन कौन से गुण होते हैं, विलयन के कण कैसे दिखाई देते हैं, टिंडर प्रभाव क्या होता है ना, इसमें ये देखेंगे। उसके बाद तीसरा, मिश्रण के घटकों को पृथक्करण कैसे किया जाता है, अलग अलग मिक्सचर जो होते हैं उनके घटकों का पृथक्करण कैसे किया जाता है वो देखेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखेंगे, और शुद्ध पदार्थों के प्रकार यानी कि तत्व और यौगिक के बारे में जानेंगे, और उन दोनों के बीच अंतर क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर है, इस चैप्टर से भी केवल वार्षिक में क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, केवल और केवल क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो बड़े क्वेश्चन जो है वो हमको रटना नहीं है, बड़े क्वेश्चन रटना नहीं है, बड़े क्वेश्चन केवल समझ लेना है, क्योंकि टर्मिनल में जो है वो इस चैप्टर से भले ही वार्षिक में ना आए बड़े क्वेश्चन, लेकिन टर्मिनल में जो है वो बड़े क्वेश्चन आएंगे, है ना? इसलिए अपन को जो इसके बड़े क्वेश्चन है उसको रटना नहीं है, उसको समझना बस है ना? ताकि हम अपने मर्जी से आंसर लिख सकें। सीबीएसई में अभी तक आपने शायद 8th क्लास में भी सीबीएसई पढ़ ली होगी। मैंने जो अभी तक गौर किया है पुरानी बुक, मैंने पिछली बार की जो एमपी बोर्ड की बुक थी, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की, उसमें भी पढ़ाया है बच्चों को, और जो अभी एनसीईआरटी की नई बुक चेंज हुई है जो साइंस की, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं 2 साल 3 साल से, वो भी, उसको भी पढ़ाया है। तो जो मैंने मेन फर्क देखा है वो क्वेश्चन के प्रकार में देखा है।
जो एमपी बोर्ड की पुस्तक होती है उनमें जो अभ्यास के क्वेश्चन या बीच के क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर जो है बुक में बने बनाए मिल जाते हैं, आप बुक में मार्किंग कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक आंसर होगा। सीबीएसई ऐसा नहीं करता है। सीबीएसई के क्वेश्चन आपको मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो है वो अभ्यास के आंसर हो सकता है बुक में एज इट इज मिल जाए। सीबीएसई में आपको मन से लिखना आना चाहिए। सीबीएसई बोलता है आप सीखिए, उस चीज को समझिए और उसके बाद उसको अपने शब्दों में लिखिए, और जितने मार्क का पूछा जाए उतने मार्क का लिखिए। जरूरी नहीं है कि 2 मार्क का पूछा तो आपने 2 पेज भर दिए उसके लिए, बिल्कुल भी आवश्यकता ही नहीं है। 2 पेज 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आया है तो आपको 3 से 4 लाइन में, मैक्सिमम 5 लाइन में जो है वो खत्म कर देना है, ज्यादा लिखना ही नहीं है। 3 नंबर का अगर आया है तो आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में खत्म कर देना है, 8 लाइन 9 लाइन से ज्यादा बढ़ना ही नहीं है। अगर 4 नंबर में आया तो लगभग लगभग आपको 1 पेज लिखना है, और अगर 5 नंबर में आया तो कम से कम 1.5 से 2 पेज जाना चाहिए, तब जाके आपको 5 नंबर मिल पाएंगे। ये ऑफिशियली बताया हुआ है, ब्लूप्रिंट में लिखा रहता है कि इतने नंबर के लिए इतने शब्दों का, जैसे मान लीजिए 100 शब्द लिखे हुए हैं तो 100 शब्द मतलब हो जाता है 1 पेज, है ना। जैसे निबंध लिखना होता है आपको तो वो 250 शब्दों में लिखना होता है, हिंदी में जो निबंध लिखना होता है वो 250 शब्दों, मतलब आपका निबंध जो है वो कम से कम 2.5 पेज का होना चाहिए, तब जाके आपको मार्किंग मिल पाएगी उसमें से, है ना, पूरे में से, नहीं तो आपकी मार्किंग जो है वो कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं वापस आ जाता हूँ इस चैप्टर पर। हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं कि पहला टॉपिक हमारा क्या है। पहला टॉपिक जो है वो है मिश्रण क्या है ना। मिश्रण क्या है को देखते हैं एक बार। इसको मैं एडिटिंग वाली स्क्रीन पे ले जाता हूँ ताकि हम देख सकें इसको अच्छे से। तो टॉपिक है मिश्रण क्या है। मिश्रण को जो है वो मिक्सचर भी बोलते हैं ना, MIXTURE मिक्सचर। जब वैज्ञानिकों ने ये पता कर लिया कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ मौजूद हैं वो सभी काय से मिलकर बने हुए हैं, कणों से मिलकर बने हुए हैं, और उनकी अवस्थाएं जो है वो ठोस द्रव गैस के बारे में होती हैं, ठोस द्रव गैस के रूप में होती हैं। वैज्ञानिकों ने और ज्यादा उसको नजदीक से देखना चाहा तो देखा कि जो पदार्थ हमारे आसपास मौजूद हैं क्या वो सच में शुद्ध अवस्था में है, क्या उनके कण जो है वो सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर पानी है, पानी में अगर पानी के कण जाहिर सी बात दिखाई नहीं देंगे, लेकिन क्या पानी के कण सारे एक जैसे होंगे? अगर होंगे, कणों से मिलकर बना हुआ है हम बोल रहे हैं, तो क्या नमक जो बना हुआ है उसके सारे कण एक जैसे होंगे जिनसे वो बना हुआ है? तो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, लकड़ी अगर बात कर लें तो लकड़ी के क्या सभी एक ही कणों से मिलकर नहीं। ये जब दिमाग में क्वेश्चन आया वैज्ञानिकों के तो उन्होंने जो है और ज्यादा अध्ययन किया और देखा कि क्या हमारे आसपास की चीजें सही में शुद्ध रूप में है। शुद्ध रूप मतलब हो जाता है उसके कण सारे एक जैसे होना चाहिए, क्या सच में वो एक जैसे हैं? तो उसका अध्ययन करने के लिए फिर चैप्टर शुरू होता है, और चैप्टर सबसे शुरुआत में ही बोलता है हमारे घरों में आप कब देखते हो शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध नमक, ये हमारे लिए शुद्ध नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक वैज्ञानिक स्टूडेंट के लिए या विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आपके लिए वही चीजें शुद्ध हैं, आपके लिए वही चीजें शुद्ध हैं जिसमें उपस्थित कण जो है वो सारे के सारे एक समान रहते हैं, एक समान जैसे दिखते हैं और एक समान गुण प्रदर्शित करते हैं। वही हमारे लिए क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं, है ना। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो शुद्ध नहीं है, वो लगभग लगभग सारी की सारी कैसी हैं? अशुद्ध हैं। तो मिश्रण, वो जो सारी सारी चीजें होती हैं हमारे आसपास जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सभी क्या है? मिश्रण है। लगभग लगभग सारी चीजें कैसी होती हैं? मिश्रण के रूप में हमारे सामने मौजूद होती हैं। तो मिश्रण की परिभाषा क्या है? मिश्रण की सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को समांगी जो वस्तु प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। एक बार बुक पर ले जाता हूँ मैं आपको, और बुक पर इसकी जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखवाता हूँ, क्योंकि मुझे शायद ऐसा लग रहा है मैं एक शब्द मिस कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं बुक पर ले जाता हूँ आपको, मिक्सचर की डेफिनेशन दिखाता हूँ। तो बुक आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगी चैप्टर की। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? शुद्ध नमक, शुद्ध घी, इसके बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर मिश्रण की डेफिनेशन लिखा हुआ है। मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना हुआ होता है। मिश्रण की परिभाषा क्या लिखी हुई है? मिश्रण जिसे पदार्थ भी बोला जाता है ना। पदार्थ मिश्रण को क्या बोलते हैं? पदार्थ भी बोलते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में पदार्थ के बारे में जान चुके हैं, वही मिश्रण भी है।
तो वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना हुआ होता है। सिंपल सी भाषा परिभाषा है इसकी। मिश्रण जिसको पदार्थ भी बोला जाता है, वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? वो जो है वो दो या दो से अधिक शुद्ध अथवा अशुद्ध जो है वो तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना हुआ होता है। तत्व यौगिक क्या होते हैं? इस चैप्टर में आखिरी तक आने तक जो है वो आप सीख चुके होंगे तत्व और यौगिक किसको बोलते हैं। खैर, अपन आते हैं वापस स्क्रीन पर कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को जो आपस में मिला देते हैं, है ना, मिश्रण पदार्थ कहलाते हैं। या फिर इसके उल्टे बुक की लैंग्वेज में बोले, मिक्सचर पदार्थ क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों का मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर मतलब कि संयोग से बनते हैं। दो या दो से तत्व आपस में मिलकर क्या का निर्माण करते हैं? मिक्सचर का निर्माण करते हैं या मिश्रण का निर्माण करते हैं। सीधी इस बात में क्या याद रखोगे आप? ये याद रखोगे, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में रखो, ज्यादा टिपिकल बनाने की जरूरत नहीं है उसमें। तुम क्या बोलोगे? दो या दो से अधिक तत्व तथा यौगिक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं मिक्सचर, MIXTURE। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, अब डेफिनेशन आप देख चुके हो वहां पर। फिर उसके बाद बात आती है मिश्रण कितने प्रकार का होता है। इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया है। वो प्रयोग मैं क्लास में जनरली करवाता हूँ, लेकिन अभी जो है वो पॉसिबल नहीं है करवाना, इसके कारण से नहीं करवा सकते। वो उस प्रयोग में क्या किया इन्होंने? उस प्रयोग में क्लास में 4 ग्रुप बनाए। उसने क्लास में कितने 4 ग्रुप बनाए, और चारों ग्रुप को, एक ग्रुप को एक बीकर दे दिया, मतलब चारों को एक एक बीकर दे दिया। बीकर समझते हो आप? बीकर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने देखा होगा बीकर वैसे तो, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम में दिख रहा है ना, ये वाला, ये कांच का बीकर कहलाता है। तो 4 ग्रुप में डिवाइड किया, और 4 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद क्या किया उसको? 4 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद क्या किया? सभी को जो है अलग अलग पदार्थ दिए, है ना। सभी को अलग अलग पदार्थ दिए। बीकर में पहले जो ग्रुप था, पहले जो 2 ग्रुप थे, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, मैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि यार प्रैक्टिकल अपन करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, अब अपन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कुछ यहाँ पर समझ के देख लें। तो पहले बीकर में देखो, ये पहले 2 ग्रुप को जो है उन्होंने बीकर दिया, ये मान लीजिए 2 बीकर दिए हुए हैं, और दोनों में क्या भर दिया? दोनों में जो है उन्होंने पानी भर दिया, लेकिन एक लेवल तक भरा, पूरा पानी नहीं भरा हुआ है। वो पूरा बीकर को नहीं भरा हुआ है पानी से, थोड़े से कोई भरा हुआ है, थोड़ा सा खाली है ना। और दोनों में ही क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो मैं पानी में भर देता हूँ। और तीसरे और चौथे ग्रुप को क्या दिया? तीसरे और चौथे ग्रुप को जो है उन्होंने बीकर नहीं दिया था, उन्होंने जो है वो मिक्सचर दिया किसी चीज का। पहले को दिया उन्होंने एक मिक्सचर, और दूसरे को भी एक दिया मिक्सचर, है ना। क्या मिक्सचर दिया? यहाँ पर जो है उन्होंने एक को दिया मिक्सचर नमक का, और नमक को थोड़ा सा मैं इस कलर में दिखा दे रहा हूँ, नमक का, और इसमें मिला दिया उन्होंने कॉपर सल्फेट। अभी कॉपर सल्फेट क्या बला है? कॉपर सल्फेट पहले केमिकल देख लो आप कि कॉपर सल्फेट क्या होता है, किस कलर का होता है, उसके बाद में वापस आ रहा हूँ बात पे। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये दोनों ही क्या है? कॉपर सल्फेट है। ये दोनों ही क्या है? कॉपर सल्फेट है। पहले इन दोनों केमिकल से परिचय कर लो आप, फिर मैं प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इन्होंने, CuSO4, CuSO4, ये भी वही है, कॉपर सल्फेट ही है ना, CuSO4। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मैं C कैपिटल लिख रहा हूँ, U स्मॉल लिख रहा हूँ, S कैपिटल लिख रहा हूँ, O कैपिटल लिख रहा हूँ, 4 नीचे लिख रहा हूँ। तो ये क्या तरीका हुआ? मैंने U बड़ा क्यों नहीं लिखा, S छोटा क्यों नहीं लिखा, O छोटा क्यों नहीं लिखा, C क्यों बड़ा क्यों लिखा? तो ये जो है वो नोटेशन होते हैं। ये कोई यौगिक का जो है वो संरचना सूत्र बता रहा होता है, रासायनिक नाम बता रहा होता है, जो कि उसमें उपस्थित तत्वों के बारे में हमको वर्णन करता है। तो यहाँ पर 3 तत्व मौजूद हैं। पहला है कॉपर, जिसका सिंबल होता है Cu, फिर उसके बाद होता है सल्फर, जिसका सिंबल होता है S, और तीसरा तत्व है ऑक्सीजन, जिसका सिंबल होता है O।
तो अलग अलग तत्वों के सिंबल को जो है वो कैपिटल, पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं, दूसरा स्मॉल लिखते हैं। सल्फर में केवल जो सिंबल होता है वो ऐसे ही होता है, इसके कारण से इसको कैपिटल एस लिखा हुआ है। अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी केवल आप ये याद रखो कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो CuSO4 होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, Cu दिखा रहा होता है कॉपर, और सल्फेट SO4 दिखा रहा होता है सल्फेट, कॉपर सल्फेट। धीरे धीरे आप सब चीज सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉपर सल्फेट, ये भी कॉपर सल्फेट ही है, बस क्रिस्टल फॉर्म में। इसको अगर हम पीस देते हैं ये चूरा बन जाता है, ऐसा चूरा बन जाता है। अच्छा, कॉपर सल्फेट का एक और नाम है, जनरली इसको जो है वो नीला थोथा बोलते हैं। क्या? नीला थोथा, तोता नहीं, नीला थोथा। मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, नीला थोथा, नीला थोथा बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। इसका फॉर्मूला क्या है? CuSO4 है, और इसको क्या बोला जाता है? और नीला थोथा बोला जाता है। इस नीले थोथे का उपयोग आयुर्वेद में जो है वो जो अपने छाले होते हैं, मुंह के छाले होते हैं, उनको दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, नीले थोथे का। हालांकि बहुत डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा जलन करता है लगाने पर, इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप कभी इसका यूज करें खाने में, है ना। इसका यूज जो है वो केमिकल की दृष्टि से करना सही रहता है। तो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको, बहुत ये वाला केमिकल, जाहिर सी बात है आप क्लास में जब होंगे तो मैं आपको बिल्कुल करवाऊंगा। और यहाँ पर एक और दूसरा केमिकल दिख रहा है, ये पाउडर के रूप में दिख रहा है। यहाँ पर उसके थोड़े से डिल्ले भी बन गए, डिल्ले मतलब थोड़े से गिटले जैसे बन गए नमी के कारण से, लेकिन वो पाउडर के फॉर्म में होता है। ये होता है KMnO4। के कैपिटल, M कैपिटल, N स्मॉल, KMnO बड़ा, और 4 बेस में। 4 कहाँ लिखा रहता है? बेस में लिखा रहता है। इसको बोलते हैं KMnO4। इसका जो रासायनिक नाम है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। आपने देखा होगा, मैंने क्लास में भी एक आध बार करा होगा, या फिर आपने वो जो बच्चों का मैजिक शो हुआ था उसमें देखा होगा, बिना आग लगाए आग लगाई होगी उन्होंने, है ना। तो उसमें जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट में जो है वो अगर ग्लिसरॉल को मिला दिया जाए तो वहां आग लग जाती है। परमैंगनेट, मैग्नेट, पोटेशियम परमैंगनेट। मैग्नेट मतलब यहाँ चुंबक से मतलब नहीं है, यहाँ उसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। राइटिंग पे ध्यान ना दें, माउस का यूज कर रहा हूँ मैं, आपको पता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है। ये पर्पल रंग का दिखाई देता है, पानी में घोलते हैं तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा, इसका कलर जो है वो ऐसा धीरे धीरे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे डॉट डॉट के रूप में। जैसे ये नीचे जाते जाता है, पानी को जो है वो पर्पल पर्पल बनाते जाता है। गाढ़ा और मतलब कम डालोगे तो कम गाढ़ा रहेगा, और ज्यादा डालोगे तो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये KMnO4 होता है, जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, और हाईली रिएक्टिव होता है। जैसा मैंने बताया आपको, अगर इसको ग्लिसरॉल के साथ मिला देंगे तो आग लग जाएगी, हमको माचिस जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आग लगाई जा सकती है इससे, है ना। तो ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, रिएक्शन रिएक्शन वाला होता है। तो अभी आपने कॉपर सल्फेट देख लिया कि ऐसा होता है कॉपर सल्फेट, है ना। जरूरी था ये बताने के लिए, इसलिए मैंने बता दिया कॉपर सल्फेट ऐसा होता है। अब वापस हम प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल में क्या करना है हमको? हमने दोनों ग्रुप को जो है वो 2 बीकर दिए, और इनको जो है एक को दिया नमक का मिक्सचर, नमक के साथ उनको जो है वो कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिला दिया। कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है, तो नमक के साथ जो है वो कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिला दिया। ये कॉपर सल्फेट दिख रहा है आपको ब्लू ब्लू करके, है ना। नमक भी दिख रहा है और ब्लू भी करके। जाहिर सी बात है, अगर आप नमक में कॉपर सल्फेट मिलाओगे तो अलग अलग दिखाई दे रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल दे रहा होगा। एक और मिक्सचर लिया हमने, उसमें क्या किया, आपको जो है वो रेत पकड़ा दी। इसमें चौथा जो ग्रुप था उसको जो है वो रेत पकड़ा दी, तो रेत के कारण कुछ ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। रेत के कारण ऐसे ही दिखाई देते हैं, बिल्कुल उसका कलर ऐसे ही कुछ दिखाई देता है हमको। तो रेत के कारण दे दिए, और उसमें क्या कर दिया, रेत के कारणों में हमने जो है वो लोहे की छीलन डाल दी। लोहा जानते हो ना सभी, लोहे की छीलन डाल दी। तो लोहे के कारण कुछ ऐसे दिखाई दे रहे होंगे, क्या मिक्स हो जाएंगे वो एक दूसरे में? बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। तो इन लोग को तो हमने ये मिक्सचर दे दिया, ये लोहे के कारण और रेत का मिक्सचर दे दिया। और जो पहला ग्रुप था उसको 2 बीकर में पानी दिया। एक में जो है कॉपर सल्फेट डाला, एक में कॉपर सल्फेट डाला, तो उसका कलर जो है वो लगभग लगभग ऐसा होगा। एक में कॉपर सल्फेट डाला, कितने चम्मच डाला? 1 चम्मच डाला, 1 चम्मच, 1 स्पून। और यदि हमने दूसरे ग्रुप को स्पून, हाँ सही स्पून,
1 स्पून इसमें डाला, टेबल स्पून, और इसको जो है उन्होंने 1 चम्मच से ज्यादा दिया, मान लीजिए 2 स्पून दिया, 2 टेबल स्पून दिया, 2 स्पून दिया, तो इसका जाहिर सी बात है कलर जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा आ जाएगा, और इसका कलर जो है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा पानी में, है ना। तो दोनों के कलर ऐसे मिल जाएंगे। तो हमने एक एक पहले बीकर वाले को क्या दिया, पहले बीकर वाले को जो है वो कॉपर सल्फेट दिया, कितना चम्मच कॉपर सल्फेट, कितना चम्मच दिया, 1 चम्मच दिया। दूसरे वाले को कितना दिया कॉपर सल्फेट, 2 चम्मच दिया। दोनों ही सेम केमिकल है, दोनों ही सेम केमिकल है, लेकिन जो है उनका कलर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं वो कलर कैसा आ रहा होगा। एक बार आप, मैंने उसको इमेजेस निकाल के रखी है आपके लिए, वो इमेज देख लीजिए आप। ये वाली जो इमेज दिख रही है आपको, वो ऐसी इमेज आएगी कुछ, ये वाली, है ना। जब हम कम कॉपर सल्फेट घोलेंगे तो इस कलर का पानी मिलेगा हमें, और ज्यादा घोल देंगे तो हमें डार्क नीले रंग का पानी मिल जाएगा। तो ये दो अलग अलग कलर मिलेंगे हमको, है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ रहा होगा, ऐसे कलर मिलेंगे। मैं आपको फिर से प्रैक्टिकल पे लेके जाता हूँ। पहले वाले ग्रुप को क्या दिया, पहले वाले ग्रुप को कॉपर सल्फेट दिया, दूसरे वाले को कॉपर सल्फेट दिया, पहले वाले को कम मात्रा दी थी, दूसरे वाले को ज्यादा मात्रा दी, तीसरे वाले को नमक नमक और कॉपर सल्फेट दिया, नमक प्लस कॉपर सल्फेट, CuSO4। चौथे ग्रुप को क्या दिया, चौथे ग्रुप को रेत और लोहे की छीलन दी, रेत प्लस लोहा, रेत प्लस लोहा, ठीक है, दिया। अब यहाँ पर जो हमसे बोल रहे हैं विलयन के प्रकार बताने के लिए, वो यहाँ पर आप देखो कॉपर सल्फेट पानी में पूरी तरह से घुल गया है और कलर दे दिया उसने, दूसरा वाला भी पूरी तरह से घुल गया है। क्या नमक और कॉपर सल्फेट आपस में मिक्स हो गए पूरी तरह से, नमक और कॉपर सल्फेट, चलो आप कॉपर सल्फेट तो आपने देखा नहीं है, अगर आप नमक में हल्दी मिलाओगे, नमक में हल्दी मिलाओगे, सूखी, बिना पानी के, पानी नहीं है, सूखी सूखी मिलाओगे, क्या नमक हल्दी में मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। नमक जो है वो अलग दिखाई दे रहा होगा, नमक के कण अलग दिखाई दे रहे होंगे, हल्दी के कण अलग दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि हल्दी जो है वो उसके कण बहुत बारीक होते हैं, जिसके कारण से वो मिल सकता है। छोड़ो छोड़ो हल्दी को छोड़ो, नमक और शक्कर मिला दो बिना पानी के, पानी नहीं है, सूखा, सूखा मिला दो, क्या मिल जाएंगे आपस में एक दूसरे में, बिल्कुल नहीं मिलने वाले, उनके कण जो है वो अलग दिखाई देने वाले हैं, है ना। और ऐसे चौथे केस में बात कर ले यदि हम रेत और लोहे की छीलन में, क्या रेत और लोहे की छीलन को आपस में मिलाऊंगा तो मिल जाएंगे, अब तो पानी भी मिला लो आप, अगर आप पानी भी मिला लोगे तो भी जो है वो रेत और नमक की, रेत और लोहे की सीलन जो है वो कभी भी मिलने नहीं वाली है, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो क्यों, ऐसे मिक्सचर जो है वो यहाँ पर हमको फिर इस प्रैक्टिकल से जो है हमें जो है वो उसका आभास होता है कि मिक्सचर, ये सभी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है ना, लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं। ये दोनों जो है वो कहलाते हैं सामांगी मिश्रण, ये दोनों जो है वो कहलाते हैं सामांगी मिश्रण। सामांगी, देखो समांगी, समांगी जो मतलब बना हुआ है ना, वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उसका मतलब है समान अंगों का, सामांगी मिश्रण। और जो तीसरे और चौथे ग्रुप को प्राप्त हुआ है, इसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण मतलब विषम अंगों से मिलकर बना हुआ, उसके जो अंग है, अंग मतलब घटक है ना, घटक, जिन घटकों से मिलकर बना हुआ। इसके घटक क्या है, पहले वाले के पानी प्लस कॉपर सल्फेट, पहले वाले के घटक ये है, दूसरे वाले के भी घटक क्या है, पानी प्लस कॉपर सल्फेट, तीसरे वाले के घटक क्या है, नमक और कॉपर सल्फेट, चौथे वाले क्या है, रेत और लोहा, है ना। तो मिक्सचर जिन जिन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, जिन पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है, उनको हम बोलते हैं उसके घटक, है ना। जब घटक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, घटक जब समान रूप से विकसित हो जाते हैं, उन्हीं घटकों को यहाँ पर जो बोला हुआ है अंग बोला हुआ है, समान अंग, समान घटक, घटक जो है वो समान रूप से फैल गए, उन ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे हम समांगी मिश्रण। और जब वो घटक या फिर अंग समान रूप से मिक्स नहीं होते आपस में, जब मिक्स नहीं होते तो उनको हम क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। कौन से मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो मेरे ख्याल से अब आप उदाहरण भी बता सकते हो, है ना, उदाहरण बता सकते हो कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है और सामांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है। तो सामांगी मिश्रण किसको बोलते हैं, उदाहरण के लिए जल में नमक नहीं है, नमक है, गलत लिखा है वो, जल में अगर नमक घोलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सामांगी मिश्रण, नींबू घोलेंगे तो क्या मिलेगा, सामांगी मिश्रण, शक्कर घोलेंगे तो क्या मिलेगा, सामांगी मिश्रण। पूरी तरह से घुल जाएगी कि नहीं, पूरी तरह से घुलेगी कि नहीं ये सारी चीजें, बिल्कुल। तो आप सिंपल सी बात में ऐसा ही बोल सकते हैं, जो चीज एक दूसरे में मिक्स हो जाती, पूरी तरह से मिक्स हो जाती, कुछ भी बचता नहीं है शेष, उसको हम क्या बोलते हैं, सामांगी मिश्रण बोलते हैं। जबकि अगर शेष बच जाता है, पूरी तरह से मिक्स नहीं होती है, तो उसको हम विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग,
फिर से ज्वाइन करिए एक बार सभी लोग।